Good morning children. This is Varuna Sharma and now we are in 10th class. बेटा अभी हम 10th क्लास में हैं और आज हम 10th क्लास में रेस्पिरेशन जो कि लाइफ प्रोसेस का पार्ट है उसका आज हम एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं. लास्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, यानी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस हैं उन दोनों गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस दोनों का किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होगा, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए, जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, हमने ब्रीथ ली यानी इनहेलेशन हुआ या इंस्पायरेशन हुआ. तो जब हम इनहेलेशन करेंगे तो इनहेलेशन क्या होगा, जिसके थ्रू एनवायरमेंटल एयर, इनहेलेशन हमने एक्टिविटी की जिसके थ्रू एनवायरमेंटल एयर एंटर हो गई कहाँ, बॉडी के पार्ट में, यानी नोज़ में एंटर हुई. और नोज़ में जो नेज़ल कैविटी है, नोज़ में नेज़ल कैविटीज़ है, उन नेज़ल कैविटीज़ के थ्रू ये ऑक्सीजन, क्योंकि एनवायरमेंटल एयर है उसमें से बेसिकली हमने ऑक्सीजन की बात करनी है, ऑक्सीजन एंटर करेगी फैरिंग्स रीजन में, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी पढ़ा था कि एनवायरमेंटल एयर पहले नोज़ में, नोज़ से फिर फैरिंग्स में, फैरिंग्स से फिर ट्रैकिया में एंटर करेगी और ट्रैकिया में एंटर करने के बाद ये पहुंचेगी लंग्स तक. ठीक है, और लंग्स में छोटे छोटे बैलून शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस टाइप से छोटे छोटे बैलून शेप स्ट्रक्चर्स होंगे एंड दीज बैलून शेप स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एल्वियोलाई. लंग्स के अंदर ये जो एल्वियोलाई है एक्चुअल में यही एयर ऑक्यूपाइंग स्पेस होता है और एल्वियोलाई का काम क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज के लिए इंक्रीज़ करने का काम होगा एल्वियोलाई का. अब ये जो एल्वियोलाई है, जस्ट लाइक आप यहाँ देखें, सपोज़ ये एल्वियोलाई है, तो जो एल्वियोलाई स्ट्रक्चर है चारों तरफ से इस तरीके से अगर आप देखें तो ब्लड वेसल्स से कवर्ड होते हैं, ब्लड वेसल्स से ये कवर्ड होंगे. अब ये है एल्वियोलाई और ये है ब्लड वेसल्स, जिसमें पर्टिकुलरली जो है ब्लड कैपिलरीज होंगी और ब्लड कैपिलरीज होती हैं केवल वन सेल्ड थिक होंगी, मीन्स बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होगी. तो जब इस एल्वियोलाई में एयर भर जाएगी, पूरी अच्छे से एयर फिल हो गई, उस वक्त क्या होगा, इसका खिंचाव थोड़ा सा, क्योंकि मस्कुलर लेयर है, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और वॉल्यूम इंक्रीज़ होने पर जो ऊपर यहाँ पर कैपिलरीज लिपटी हुई है ये तो बिल्कुल क्या है, जैसे मान लिया अभी नॉर्मल है तो बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगी, और जैसे ही ये स्ट्रेच होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एयर धीरे धीरे एल्वियोलाई से एंटर कर जाएगी किसमें, ब्लड कैपिलरी के अंदर. और ब्लड कैपिलरी कैरीज ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या है, भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है. अब ये जो ब्लड है ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है और पिछली क्लासेस में बच्चे को थर्ड फोर्थ से जैसे जैसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं, सिस्टम्स आने शुरू होते हैं, तो ये ऑलरेडी इतना तो सभी को पता है कि ब्लड के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज़ हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन. ये हीमोग्लोबिन इसमें एयर में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा और कंबाइंड होने के बाद ये बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन. यानी कि हीमोग्लोबिन एक तरीके से आप ये माने कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेगा और उस वक्त हम इसको कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन. और ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है ये एक व्हीकल है ऑक्सीजन गैस के लिए, यानी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में घूमने के लिए एक व्हीकल चाहिए, तो वो व्हीकल है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन अपने साथ इसको क्लब करेगा, अपने साथ इसको चिपकाएगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, यानी अब ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो चुकी है हीमोग्लोबिन के साथ, अब ये पूरी बॉडी में घूमेगी और हर सेल तक जाएगी. जितने भी बॉडी के सेल्स हैं हर किसी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी. अब देखिए, जब सपोज़ ये एक सेल है, कॉमन एक हम जनरल सेल की बात कर रहे हैं, ये एक सेल है, इस सेल तक हीमोग्लोबिन जो है
ऑक्सीजन को लेकर पहुंच गई है किस फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जैसे ही आगे एंटर होगा तो देखो सेल के बाहर ब्लड में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और सेल के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। तो यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस काम करेगा, यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन गैस मूव करेगी और डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू हीमोग्लोबिन तो रह गई बाहर और ऑक्सीजन गैस एंटर कर गई सेल के अंदर। ध्यान आप रखेंगे, डिफ्यूज़न प्रोसेस है यहाँ पर, और डिफ्यूज़न प्रोसेस में जो मूवमेंट ऑफ गैस है दैट इज़ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर क्या है, सेल के अंदर इस ऑक्सीजन को मिलेगा स्टोर्ड फूड, जो पहले से डाइजेशन के थ्रू बॉडी में फूड स्टोर था सेल्स के अंदर, वो स्टोर्ड फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, उसको बर्न कर देगा और बर्न करने पर क्या होगा, प्रोडक्ट बनेंगे 3 प्रोडक्ट्स। क्या क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर जो पर्पज़ है रेस्पिरेशन का, वो पर्पज़ है एनर्जी लिबरेट करना, स्टोर्ड फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। और इसके लिए कौन हेल्पफुल होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर अपना टारगेट पूरा कर चुका है, स्टोर्ड फूड को बर्न करके उसने एनर्जी लिबरेट कर दी, एनर्जी में फूड को कन्वर्ट कर दिया। ये एनर्जी सेल के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, बिकॉज एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी और ऑफ द सेल। और ये एटीपी मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेलुलर ऑर्गेनेली है, उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे एज एनर्जी करेंसी। अब बच गई एनर्जी, तो इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया ने यहाँ पर एटीपी की फॉर्म में अपने पास रख लिए, स्टोर कर लिए। जैसे जैसे बॉडी की नीड होती रहेगी उसके अकॉर्डिंग एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर खर्च होते रहेंगे, इसी तरीके से बनते भी रहेंगे, खर्च भी होते रहेंगे सेलुलर एक्टिविटीज़ में। अब रह गए यहाँ पर 2 प्रोडक्ट जो बने थे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखिए सेल के अंदर जब ऑक्सीजन ने स्टोर्ड फूड को बर्न किया तो ये स्टोर्ड फूड ने प्रोडक्ट बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की कंसंट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा और सेल के बाहर होगी कम। तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये बाहर निकल जाएगा। किस प्रोसेस से, डिफ्यूज़न प्रोसेस से, फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। और अब क्या होगा देखिए आप, एनर्जी तो पहले ही एक अलग हो चुकी है, एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया ने रख ली कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी मैं यहाँ से अपने हिसाब से एनर्जी प्रोवाइड कराती रहूँगी। अब रह गए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल है ये 3 तरीके से बाहर आएंगे, यानी ये जब इनका जो है 3 अलग अलग प्रोसेसेस में ये यूज़ हो जाएंगे। वो किस तरीके से, वो देखिए क्या होता है कि कुछ परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की कुछ परसेंट तो डायरेक्ट ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो जाएगी और ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व होगी तो ब्लड के अंदर जो है बॉडी का बफर मेंटेन करने के लिए और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रॉपर मीडियम प्रिपेयर करने के लिए ये वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। फाइन, जिस मीडियम में बॉडी आसानी से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर सकती है। फिर एक तो ये हो गया कि डायरेक्ट कुछ पार्ट ब्लड प्लाज्मा में डिज़ोल्व हो गया। कुछ पार्ट क्या होता है कि अगर हम वाटर को अगर हम लें और कार्बन डाइऑक्साइड को लें तो वाटर अपने आयंस में, क्योंकि ये एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये अपने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में डिवाइड हो जाएगा, यानी और साथ साथ ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या होता है, ये H आयन और OH आयन आपस में ये क्लब कर जाते हैं और क्लब करके ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे H2CO3, यानी यहाँ पर कार्बाइल, ये जो है यहाँ पर बन गया कार्बोनिक एसिड। कौन सा बन गया, ये कार्बोनिक एसिड ये बना लेगा और
कार्बोनिक एसिड फर्दर डिवाइड हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयंस में। ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे ये बॉडी के बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में यूज़फुल होंगे, तो इनको भी बॉडी यूज़ कर लेगी बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में। फाइन, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये दोनों अमाउंट मिलाकर होगा लगभग 70%। जितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ से लिबरेट हुआ उसका 70% तो बॉडी ने ही यूटिलाइज कर लिया अपनी बॉडी का बफर मेंटेन करने में या इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कराने में। अब बच गया केवल 30%। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना था, यानी हम ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन का वेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो जितना बना था उसमें से 70% तो ऑलरेडी बॉडी यूज़ कर लेगी, उसके बाद बचेगा 30%। और ये जो 30% कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये 30% कार्बन डाइऑक्साइड अब हीमोग्लोबिन वेट कर रहा है, अभी हीमोग्लोबिन इनको मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ ज़्यादा एफिनिटी शो करती है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ डिज़ोल्व होने में, अटैच होने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड फास्टली जो है अगर हम कहें तो उसके साथ अटैच हो जाती है, उसके साथ मिक्स हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड होगी और ये बना लेगी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और इस कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में क्या होगा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है पहुंचेगी धीरे धीरे एल्वियोलाई तक, जो कि लंग्स में प्रेजेंट है। एल्वियोलाई में जब ब्लड से एल्वियोलाई में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो डिफ्यूज़न प्रोसेस से ही जाएगी। आप धीरे धीरे एल्वियोलाई एब्जॉर्ब कर लेंगे ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होगी और धीरे धीरे वाया लंग्स जो है ये बॉडी से बाहर, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से बाहर, यानी लंग्स से जाएंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया से नोज़ और नोज़ से एक्सहेलेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी। यानी ऑक्सीजन अंदर एंटर कर रही थी इनहेलेशन प्रोसेस के थ्रू और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। समझ में आ गई बात? यानी ये आज का हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस किस तरीके से बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करेंगी। फाइन, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपने ध्यान रखना है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फाइन, टेक ए स्क्रीनशॉट।